हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमा अपनी बहू अंजलि को अपनी बेटी की तरह मानती थी। वो अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी और अंजलि भी अपनी तरफ से अपने सभी घर वालों का ख्याल रखने की बहुत कोशिश करती, लेकिन अपने दिमाग से पैदल वाली हरकतों के कारण वो हमेशा अपनी सास और अपने घर वालों से सुनती रहती थी, लेकिन उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक रोज सीमा हाथों में ठंड के कपड़े लेकर उसके कमरे में आती है और कहती है, बहू, ये ठंड के कुछ कपड़े हैं, एक काम कर, तू पहले इनको धो ले। वैसे भी आजकल ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और धूप भी नहीं निकलती, जिसके कारण कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते हैं। इसलिए तू सारे काम छोड़कर पहले कपड़े ही धो ले। बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं अभी ये सारे कपड़े धो देती हूँ, सारे काम छोड़कर। आज तक मैंने कभी आपके किसी काम को टाला है जो आज टालूंगी। बस कर बहू, ज्यादा मक्खन मारने की जरूरत नहीं है, जाके काम कर जो बोला है। और हाँ, इन कपड़ों के साथ कोई और कपड़े मत डालियो, पता चले पिछली बार की तरह सारे कपड़े एक साथ डाल दे और उनका कलर छूटकर मेरे इन नए कपड़ों पर लग जाए। माँ जी, गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती, आप चिंता मत करिए। मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगी, ना ही आपको शिकायत का कोई मौका दूंगी। चलो अच्छी बात है, अगर तेरी आदतों में सुधार आ रहा है तो। वैसे मुझे तो ये यकीन नहीं है कि तू अपना कोई भी काम सही तरीके से कर लेगी, पर लेकिन चलो देखते हैं इस बार तू क्या करती है। सीमा इतना कहकर सारे कपड़े अंजलि को देकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अंजलि बाथरूम में जाकर अपनी सास के दिए हुए सारे कपड़े धुलने के लिए टब में डालकर रखकर अपने कमरे के बाकी कामों में लग जाती है। और कुछ दिन बीतते हैं, तभी एक रोज फिर सीमा अंजलि को बुलाती है और अपने दिए हुए कपड़े वापस मांगती है, जिस पर अंजलि बाथरूम में जाकर कपड़ों से भरा हुआ टब लाकर उसके सामने रखती है, जिसे देखकर सीमा कहती है, ये क्या है? माँ जी, ये वही कपड़े हैं जो आपने मुझे धोने के लिए कहा था। देखिए, मैंने सारे कपड़े धो भी दिए और इसमें किसी और कपड़े का कलर भी नहीं लगने दिया। अब तो मैं समझदार हो गई हूँ ना, अब तो आप मुझे दिमाग से पैदल बहू नहीं बोलेंगी ना। तू मेरे दिमाग से पैदल बहू थी और हमेशा रहेगी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। सत्यानाश हो तेरा। आज 4 दिन से तूने मेरे इतने महंगे और नए कपड़ों को टब में भर कर रखा हुआ है। मैं तो सोच रही थी अब तक मेरे सारे कपड़े सूखकर प्रेस भी हो गए होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो। माँ जी, आपकी ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपने मुझे सिर्फ कपड़े धोने के लिए कहा था, ये तो कहा ही नहीं था कि इसे धूप में ले जाकर सुखा दो। इसलिए मैं तुझे दिमाग से पैदल बोलती हूँ। अरे नालायक, इतना दिमाग सबके अंदर होता है कि अगर कपड़े धुलने को बोला गया है तो सुखाना भी होता है। तू मुझे बता, तू क्या रोज सारे कपड़े गीले ही पहनती है, उसे सुखाती नहीं है? हाँ, ये बात तो है माँ जी, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं, मेरा दिमाग इतना काम ही नहीं किया। दिमाग तो तब काम करेगा ना जब तेरे पास दिमाग होगा। तू पहले से ही दिमाग से पैदल है। अब जा, इन कपड़ों को दोबारा धो, इनमें से बदबू आ रही है, और इन्हें ले जाकर धूप में सुखा। समझ आया ना? जी माँ जी, आ गया। ऐसे पहले बोला होता ना, बेवजह एक ही काम को 2-2 बार करवा रही हैं इतनी ठंड में। अपने मन में इतना कहकर अंजलि कपड़ों के टब को लेकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन अंजलि की हरकतों में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक रोज शाम के समय उसके सभी घर वाले हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अंजलि वहाँ आती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी, शाम हो गई है, बताइए खाने में क्या बनाना है, मैं अभी बना देती हूँ। माँ, 1 मिनट यार, क्या तुम जब देखो खाने के पीछे पड़ी रहती हो? इतना मस्त ठंडा मौसम हो रहा है, पहले तुम एकदम कड़क गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और पकोड़े बनाओ, उसके बाद खाने की सोचना। क्या बात है भाई, आपने तो दिल ही खुश कर दिया मेरे मन की बात बोलकर। भाभी भाई सही कह रहे हैं, आप पहले चाय पकोड़े बनाओ, खाना बाद में देखेंगे। माँ जी, आप बताइए। मुझे क्या कहना है, जब ये लोग चाय पकोड़े खाने को कह रहे हैं तो पहले वही बना दे। वैसे भी कहाँ सब लोग जल्दी से ऐसे इकट्ठे हो पाते हैं। जी माँ जी। अंजलि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर चाय पकोड़े बनाना शुरू करती है। बहुत देर इंतजार के बाद भी जब अंजलि चाय पकोड़े लेकर सबके पास नहीं आती, तभी उसका पति राजेश उसे देखने रसोई में जाता है और वहाँ अंजलि को ना देखकर वो सीधे अपने कमरे में जाता है और देखता है कि वो आराम से अपने कमरे में लेटकर टीवी देख रही है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा होता है और कहता है, अंजलि, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम तुम्हारा नीचे हॉल में इंतजार कर रहे हैं पागलों की तरह, और एक तुम हो कि तुम आराम से कमरे में लेटी टीवी देख रही हो। आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैंने क्या किया?
तुम्हें नहीं पता है कि तुमने क्या किया है। हमने तुम्हें चाय पकोड़े बनाने को कहा था ना। हमें इतनी जोर से भूख लगी है यार, लेकिन तुम्हारा कोई पता ही नहीं। हाँ तो मैंने बना तो दिया है, रसोई में ढक कर रखा हुआ है। आपने बनाने को कहा था, मैंने बना दिया। अब आपने खाने के लिए या लाने के लिए तो मुझसे कहा ही नहीं था, तो मैं कैसे लेकर आती? इसमें मेरी क्या गलती है? माँ तुम्हें सही कहती हैं कि तुम दिमाग से पैदल हो, खुद का दिमाग तो लगाती नहीं किसी चीज में। मैंने तुम्हें चाय पकोड़े बनाने को बोला, तुम तो उसे बनाकर रसोई में सजा कर रखाई। अरे इतना दिमाग नहीं लगा सकती थी कि खाना है तभी बनाने को बोला? हद है यार तुम्हारी भी। राजेश इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, तभी एक रोज सीमा की पड़ोसन मीना परेशान हालत में उसके घर आती है और उसकी बहू अंजलि से कहती है, बहू तेरी सास कहाँ है? जरा देखना, मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। जी आंटी जी, मैं अभी देखती हूँ। कहाँ जाएंगी? अपने कमरे में ही होंगी। कहीं भी हो जल्दी देख, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। जी आंटी जी। अंजलि इतना कहकर अपनी सास को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है और देखती है कि वो आराम से सो रही है, जिसे देखकर वो चुपचाप वापस आती है और अपने हॉल की सफाई करने लगती है। तभी मीना फिर उससे कहती है, बहू देख कर आई है, कहाँ है तेरी सास? हाँ आंटी जी, वो सो रही हैं। तो तूने उसे जगा कर नहीं बोला कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरी बहू की हालत बहुत खराब है। ये क्या बात हुई आंटी जी? आपने बोला था ना कि जाकर अपनी सास को देख कर आओ, ये तो बोला ही नहीं कि बुलाकर भी लाना। हाय भगवान, सच में पता नहीं सीमा के पिछले जन्म में कौन से कर्म फूटे थे जो तुझ जैसे दिमाग से पैदल बहू मिली उसे, जिसे जब तक पूरी कहानी ना बताओ उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। आंटी जी मैंने क्या किया? पूरी बात तो खुद नहीं बोलती और मुझे सुना रही हो, ये तो कोई बात नहीं होती। अरे ओ दिमाग से पैदल बहू, इतनी देर से मैं यहाँ खड़ी होकर चिल्ला रही हूँ कि मुझे तेरी सास से जरूरी बात करनी है, जरूरी बात करनी है। तब क्या तू बहरी थी या पागल थी जो तुझे समझ नहीं आया कि मैं तुझे तेरी सास को बुलाने को कह रही हूँ? आंटी जी आपने माँ जी को देख कर आने को कहा था, बुलाने को नहीं। अरे हाँ ठीक है मेरी माँ, गलती हो गई जो मैंने तुझे पूरी कहानी नहीं बताई। अब तू परे हट, जाने दे मुझे, किसी काम की नहीं है तू। मीना इतना कहकर गुस्से में अंजलि को अपने आगे से हटाकर भागते हुए सीमा के कमरे में जाती है और उसे जगाकर सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो तुरंत मीना के साथ उसके घर जाती है और उसकी बीमार बहू को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के अपने घर आती है और अपनी बहू को उसके पैदल दिमाग के चलते सुनाते हुए कहती है, बहू अब मैं तेरे इस पैदल दिमाग से हार गई हूँ। तेरे अंदर इतना भी दिमाग नहीं है कि अगर कोई तेरे घर पर आकर कह रहा है कि उसे जरूरी काम है, बात करनी है किसी इंसान से, तो तुझे इस इंसान को बता देना चाहिए। अगर आज मीना की बहू सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचती तो उसकी जान पर बनाती और सारी उम्र का सुनना हो जाता। कभी तो अपना दिमाग लगा लिया कर। अपनी सास की बात सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांगती है और आगे से सभी कामों को सोच समझकर और समझदारी से करने की कोशिश करने का वादा भी करती है। मोना अपने गद्देदार बिस्तर पर सो रही थी कि तभी अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जिसकी आवाज सुनकर वो नींद में ही फोन रिसीव करते हुए बोलती है, जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो इस वक्त निद्रावस्था में है। कृपया दोपहर के बाद पुनः प्रयास करें। धन्यवाद। उसकी बात सुनकर आशना अपने कान पर लगे फोन को देखते हुए बोलती है, कहीं मैंने किसी गलत इंसान को तो फोन नहीं कर दिया? इससे पहले कि आशना कुछ कहे या पूछ पाती, मोना फोन कट कर देती है और एक बार फिर फोन बजता है, जिससे इरिटेट होकर मोना की नींद खुल जाती है और वो बोलती है, इसकी ऐसी की तैसी, कौन है जो मेरी नींद में बाधा बन रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज तो मोना की ही है, अभी पता चलेगा। बदतमीज, कत्तर की कमीज, कुत्ता तेरा मामा, बिल्ली तेरी मौसी, आम का अचार, आजा मेरे यार, मुझे पता था कि तू ही है कमीनी। इतने वक्त बाद तेरी आवाज सुनने को मिली है, आज कैसे याद कर लिया तूने मुझे? और मेरा नंबर किसने दिया? अरे बस ऊपर वाला मेहरबान हो गया और मैंने इंग्लिश की बुक में देखा। अबे अक्ल की अंधी, इंग्लिश की किताब से मेरा क्या वास्ता? घोचू पूरी बात तो सुन। कॉलेज के टाइम में मैंने नंबर इसमें लिख लिया था तो वहीं से मिला। ओ अच्छा, वो सब छोड़, खास खबर क्या है वो सुना। अबे तेरी सहेली का रिश्ता पक्का हो गया। भैंस की आँख, तेरा रिश्ता पक्का हो गया? हाँ, सगाई भी हो गई। 7 फरवरी को शादी है मेरी। वाह बहुत खूब, रिश्ता भी पक्का हो गया, सगाई भी हो गई
और तू मुझे अब बता रही है? अभी थोड़ी बताना था। शादी करके 2-4 बच्चे पैदा करके तब खबर देती। यार तू नाराज मत हो, अभी शादी में 1 हफ्ता है, प्लीज तू आजा, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। आती हूँ। मोना बात खत्म करके फोन रख देती है और शादी में जाने के लिए तैयारियां करने लगती है। अगले दिन वो बाय ट्रेन आशना के शहर आती है और उसके घर पहुंचती है, जहां रोहन नाम का एक लड़का बोलता है। ओ मिस, ऐसे कैसे अंदर घुसी जा रही हो? किससे मिलना है? ये लो बैग उठाओ और चलो, मैं होने वाली दुल्हन की बहन हूँ। अच्छा, तो फिर मैं कौन हूँ? ये लो कर लो बात। मैं कोई ब्रह्मा हूँ जो तुम्हारे बारे में बताऊँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं दुल्हन का भाई हूँ। भाई? अभी तो 2 साल पहले तक वो इकलौती थी, फिर ये अचानक से बहन के भाई का आविष्कार कहाँ से हो गया? जाहिर सी बात है, इतना बड़ा भाई पेड़ से तो टपकने नहीं वाला। कहाँ खो गई? क्या हुआ? एक बात बताओ, क्या उसके पेरेंट्स तुम्हारे भी माँ बाप हैं? या फिर तुम बचपन में कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे? इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? कह दिया ना कि मैं भाई हूँ बस। अबे बहन के भाई आयशा इकलौती है और उसका कोई भी सगा भाई नहीं है, तो तुम भाई के रूप में बहरूपिये तो नहीं हो? यही सवाल मैं तुमसे करूँ तो? मैं उसकी मुँह बोली बहन हूँ। और मैं मुंह बोला भाई हूँ। दोनों की गलतफहमी दूर होने के बाद रोहन उसे कमरे तक पहुंचाता है और उसे देखकर मोना बोलती है। अबे मोटी, ये तू ही है ना? तू इतनी पतली कैसे हो गई? क्या बात है, हाथी ब्रांड आटा खाना छोड़ दिया क्या? तेरी बहन की शादी होने वाली है और तू अब भी मेरा मजाक बना रही है। अबे दिल पर मत ले, मजाक कर रही हूँ। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दुल्हन का मुंह बोला भाई रोहन दोनों हाथों में सूटकेस लिए हुए कमरे में आता है और बोलता है। ना जाने आपकी सहेली ने इस सूटकेस में कौन सा ईंट पत्थर भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इसे उठाने में मैं खुद ही ना उठ जाऊं। अबे ओ खजूर के फल, कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि मैं इसकी सहेली नहीं बहन हूँ, समझे? और इन दोनों बैग में शादी का सामान है। फिर ठीक है, सामान देखकर लग तो ऐसा रहा था कि हमेशा के लिए यहाँ डेरा डालने आई हो। छोटी सी बात को लेकर दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तभी आशना उनके बीच आकर बोलती है। शांत हो जाओ, तुम दोनों मेरी शादी में आए हो या युद्ध में? मैं तुम दोनों की बहन हूँ, अब लड़ो मत प्लीज। पूरे घर में साज बाज और गीत बजने लगते हैं। चारों तरफ लगी फूलों की लड़ियां शादी के घर की रौनक को बढ़ा रही थी। जिसके बाद आशना की मेहंदी और संगीत की रस्म शुरू होती है और दोनों को बैठे हुए देखकर आशना बोलती है। अरे तुम दोनों मूर्त बनकर क्यों बैठे हो? अगर मेरे सगे भाई बहन होते तो ऐसे नहीं बैठते, बल्कि मेरी खुशी के लिए नाचते। बस इतनी सी बात। अभी देख तेरे ये मुंह बोले भाई बहन कैसे तेरे संगीत की रस्म में 4 चांद लगा देते हैं। क्यों रोहन? ये बात तो तुमने एकदम सही कही। रोहन और मोना साथ में डांस करके संगीत समारोह में रौनक लाते हैं। जिसके बाद आशना खुश होते हुए बोलती है। अरे वाह, ये हुई ना बात। बस तुम खुश रहो दीदी। ऐसे ही वक्त के साथ सभी रस्में खत्म होती है और शादी का शुभ दिन आता है और घर के कामों को खत्म करते करते सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। बारात दरवाजे पर दस्तक देती है और दुल्हन की माँ सभी का स्वागत करती है। तभी दूर खड़े रोहन और मोना एक दूसरे से बातें करते हुए बोलते हैं। रोहन, वो देखो जीजू के जूते। अभी वो मंडप के पास जाएंगे और जैसे ही अपने जूते उतारेंगे तुम्हें वो जूते वहाँ से गायब करने हैं। फिर मैं उन जूतों को छुपाऊंगी और फिर हमें नोट मिलेंगे। समझ गया, जाता हूँ। रोहन मोना के बात को गांठ बांधकर वहाँ से जूते चोरी करने जाता है। तभी उसकी नजर दुल्हन की बहन अंशिका पर जाती है और अंशिका बोलती है। ओ मिस्टर, इतना घूर घूर कर किसे देख रहे हो? जूतों को। क्यों, जूते खाने हैं? हाँ। क्या? जी मेरा मतलब है आप इन जूतों को अच्छी जगह छुपा लीजिए। वो देखिए, वो मेरी बहन है जो इन जूतों के पीछे नहा धोकर पड़ी है। अगर आप अपने भैया के पैसे बचाना चाहती हैं तो मेरी बात मानिए। रोहन को इतनी देर लगाते देखकर मोना खुद से बोलती है। ये रोहन का बच्चा जूते चुराने गया है या अपनी दाल गलाने? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दोनों को बातों में उलझा देखकर मोना मौके का फायदा उठाकर जूतों को गायब कर देती है। थोड़ी ही देर में दूल्हा और दुल्हन मंडप में जाते हैं, जहां वरमाला की रस्म में आशना दूल्हे से ऊंचाई में छोटी पड़ जाती है और उदास होती है। जिसके बाद रोहन बोलता है। अरे आशना दीदी, क्या हुआ?
देख रहा है ना तेरे जीजू से कितनी छोटी लग रही हूँ मैं। एक काम कर, तू मुझे उठा। अरे दीदी ये कैसे होगा? उसी तरह जैसे कि दुल्हन के भाई करते हैं। अबे मोना तू हंस क्यों रही है? दिमाग चला, कुछ कर। तू नहीं चाहती क्या कि हमारी बहन जीजा जी के गले में माला डाले? चाहती हूँ, और ये तो मेरे चुटकियों का काम है। मेरी एक शर्त मान ले, अभी कर दूंगी। हाँ बोल। मैं तुझे जूता चुराई में एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। बोल, अब मंजूर है? हाँ मंजूर। रोहन की मंजूरी सुनकर मोना अपनी हाई हील अपनी मुंह बोली बहन आशना को पहना देती है, जिसके बाद आशना आसानी से दूल्हे को माला पहनाती है, जिसके बाद पूरे विधि विधान से शादी होती है। और आरव बोलता है, मेरे जूते कहाँ गए? जूते ये रहे मेरे पास। आप कौन? ओहो, आप मुझे नहीं जानते? मेरा तो आपसे सबसे खास रिश्ता है। मैं आपकी इकलौती साली हूँ प्यारे जीजा जी। साली? ऐसे कैसे हो गया? मैं उसकी एकदम खास बहन हूँ। चलिए अब फिरौती की रकम निकालिए और जूते ले लीजिए। ठीक है साली साहिबा। आरव अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर उसे देता है और मोना बोलती है, ये क्या जीजा जी, इतनी कंजूसी? आज के जमाने में 500 रुपए से क्या होगा? इससे तो मेरी एक लिपस्टिक भी नहीं आएगी। तो फिर आप ही बताइए कितने चाहिए? आप हमें 21,000 ही दे दीजिए, हम उतने में ही गुजारा कर लेंगे। ना चाहते हुए भी आरव को जूतों की भारी रकम चुकानी पड़ती है, जिसके बाद विदाई का समय आता है और मोना बोलती है, अरे मेरी प्यारी बहन, तुम एक रस्म तो भूल ही गई। क्या भूल गई? कलीरे की रस्म अभी बाकी है। ओह हाँ, याद आया। आशना अपने चूड़े के कलीरों को गिराने की कोशिश करती है। तभी मोना बोलती है, अबे गिर जा, तू नहीं चाहता कि मेरी शादी हो? मोना ये बोल ही रही होती है कि तभी आशना के कलीरे का टुकड़ा उसके हाथों में आ गिरता है और वो बोलती है, मुबारक हो प्यारी बहन, अगला नंबर तेरा ही है। अपनी इस बहन को बुलाना भूलियो मत शादी में। इस तरह शादी और तमाम रस्मों के खत्म होने के बाद शादीशुदा जोड़ा गाड़ी में बैठ जाता है। तभी रोहन बोलता है, दीदी आपका तो हो गया, मेरी शादी का जुगाड़ करना। मैं आपका भाई हूँ ना, मुझे आपकी ननद से पहली नजर वाला प्यार हो गया है। इतनी जल्दी? अरे दीदी आप नहीं चाहती कि मैं आपके मुंह बोले भाई से नंदोई बन जाऊं? प्लीज जीजू को पटा लेना और अपनी ननद से मेरी बात चलवा देना। ओके। इस तरह रोहन और मोना अपनी मुंह बोली बहन की शादी एंजॉय करते हुए वहाँ से विदा लेते हैं। तभी रास्ते में आरव बोलता है, बेबी तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे 2 भाई बहन भी हैं। वो दोनों मेरे पक्के दोस्त हैं, इसलिए मैं दोनों को अपना भाई बहन से भी बढ़कर मानती हूँ। मतलब वो तुम्हारे मुंह बोले भाई बहन थे? हाँ। बीवी के मुंह बोले भाई बहन की टोली में 21,000 लुट गए। अगर सगे होते तब तो शायद कच्चे में ही घर आना पड़ता। हे भगवान, ये दूर के रिश्तेदार। और इसी के साथ मुंह बोली बहन की शादी की कहानी खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।